Please subscribe the channel and press bell icon for notification. प्राइवेटाइजेशन की चर्चा होती है तो पुनीता जी से जरूर राय लेंगे। पुनीता जी, आपके हिसाब से सरकार का अचीवेबल टारगेट क्या होना चाहिए अगले साल के बजट में प्राइवेटाइजेशन का? बहुत सारे आंकड़े आते हैं और हम अक्सर ये देखते हैं कि लगभग 50 से 60% जो आंकड़ा है उसमें किसी भी तरीके का अचीवमेंट नहीं होता और ये एक सिर्फ टारगेट रह जाता है और बहुत ही मायूसी देखने को मिलती है बाजार में। कौन सा अचीवेबल टारगेट होगा अगले साल के लिए प्राइवेटाइजेशन का? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगी कि प्राइवेटाइजेशन जैसे सब लोग चाहते हैं, इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन करना, क्योंकि बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, तो उसमें समय लग जाता है और तो इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन। और इसके जो टारगेट्स हैं आप हर साल देखिए कभी अचीव नहीं हो पाते हैं और हमेशा अगले साल में पुश हो जाते हैं। तो इस साल भी हम लोग को इतना उस पर फोकस नहीं करके गवर्नमेंट की इंटेंट हमेशा रहेगी और अनाउंसमेंट्स भी होंगी कि इतना ये सब प्राइवेटाइज करना चाहेंगे, पर अगर वो नंबर्स पे हम ज्यादा ध्यान दें तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। हम लोग को सरकार की इंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना होगा, हालांकि नंबर्स पे इतना नहीं। पर जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि फिस्कल स्थिति हम लोग की देश की खराब है, वो तो है, पर अगर आप ग्लोबली देखिए सब कंट्रीज में फिस्कल डेफिसिट्स काफी हाई हैं और फिस्कल स्टिमुलस पे अभी भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आप यूएस में देखिए, अभी फिस्कल एक और पैकेज स्टिमुलस का आया है और ये जो फिस्कल स्टिमुलस बाकी देशों ने दिया है वो इंडिया से कहीं ज्यादा दिया है। तो मेरे ख्याल से इस साल अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट पे इतना ध्यान नहीं दें और फिस्कल स्टिमुलस अगर थोड़ा और सरकार बजट में दे, जिससे कि थोड़ा ग्रोथ पर और ध्यान दिया जाए, कंज्यूमर स्पेंडिंग पर और ध्यान दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ केयर पर, तब उस पर इतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट को इतने टाइट वे में नहीं देखकर, चाहे रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा, पर अगर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो और फिस्कल डेफिसिट स्लिप हो जाए और थोड़ा बढ़ जाए तो उस पे हमें थोड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए शॉर्ट टर्म, क्योंकि इससे ग्रोथ पिकअप होगा और अगर ग्रोथ पिकअप होगी, इन्वेस्टमेंट पिकअप होगी तो धीरे धीरे मार्केट्स भी अच्छा करेंगी और फिर जो प्राइवेटाइजेशन है उसके टारगेट ज़्यादा अचीवेबल हैं। जी, चलिए, आपकी राय बिल्कुल सराखों पर, लेकिन जोड़ेंगे कोटक एसेट मैनेजमेंट के नीलेश शाह साहब से। नीलेश जी, मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा कोई बेहतर इंसान नहीं होगा जो आंकड़ा लगा पाए कि सरकार प्रैक्टिकली डाइवेस्टमेंट में कितना पैसा रेस कर पाएगी। मेरे ख्याल से बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, एयर इंडिया और एलआईसी तो ऑलमोस्ट होते हुए दिखेंगे आपको सन 2021, सन 2022 में। क्या अमाउंट सरकार रेस कर सकती है, क्योंकि ये बाजार के लिए बहुत अहम प्रश्न है। शैल भाई, इसमें आंकड़े 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ जितने लगाए हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आंकड़े लगाए वो रियलाइज कर सके। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. अगर अपने पिछले 10-15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बहुत कम ऐसे साल हैं जहां पे हमने डाइवेस्टमेंट टारगेट्स को अचीव किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने ये मार्केट डाइवेस्टमेंट करके टुकड़ों टुकड़ों में अपनी पीएसयू कंपनी का माल बेच के हमने पीएसयूज के वैल्यूएशन को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। 2004 में पीएसयू इंडेक्स टॉप हुआ, वहां से आज तकरीबन 50% नीचे है। 2004 से 2020 में सेंसेक्स काफी ऊपर आ गया। मार्केट का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 3 के आसपास है, जबकि पीएसयू स्टॉक्स तकरीबन बिलो बुक ट्रेड होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ये पीएसयू कंपनीज के वैल्यूएशन को रीरेट करें ताकि कम डाइवेस्टमेंट करके हमें ज्यादा पैसा मिले। पैसों से ज्यादा फोकस हमें पीएसयू स्टॉक्स के वैल्यूएशन पे रखना चाहिए। बट
टफ टास्क दिया है नीलेश जी ने सरकार को जी मतलब जैसे बीपीसीएल की बात करें तो जिस प्राइस पे वो अभी है पूरा मार्केट कैप उतना होना चाहिए जो उनको बेच के हासिल करना है। एसओटीपी वैल्यूएशन तो कहीं जाता नहीं है। बहुत ही टफ टास्क सर आपने दे दिया सरकार के लिए कि वैल्यूएशन कैसे बढ़ाए। हालांकि एक खबर भी है इसमें कि सरकार ने एक एमओयू का एक सिस्टम बनाने की बात चली जिसमें कंपनियों को अपने मार्केट कैप पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सिर्फ धंधा नहीं बढ़ाए, मार्केट कैप भी बढ़ना चाहिए, यानी थोड़ा सा स्टॉक प्राइस की तरफ मूव रहेगा। लेकिन डेफिनेटली बाजार की ज़रूरत है और चैलेंजिंग है। सुनील जी ये चैलेंज तो है। एक और चैलेंज सरकार के सामने है कि जो बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स इन्होंने दी है कुछ सेक्टर्स के लिए, उसमें मुश्किल ये है कि आप एक प्रोटेक्टिव इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी और एडवर्म लगा के आपने उसको रोका है। तो इस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में और आप पीएलआई स्कीम भी साथ साथ चला रहे हैं और करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में भी आपका नाम है यूएस की तरफ से। तो ये जो पूरा चक्र बना है इस पहिए को घुमाने के लिए ईज आउट करना जरूरी पड़ेगा, वरना ये पीएलआई स्कीम से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कहां से शुरुआत करे सरकार? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को रोक के अपने यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो बना के करेंगे क्या? देखिए, बात ये बनती है कि हर देश के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होती है, कुछ वीक पॉइंट्स होती है। सो हमारे देश के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लेबर सप्लाई, राइट। हमारी वीक पॉइंट है कि ऑयल नहीं है हमारे पास, क्रूड इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो टैरिफ्स और ये वाली प्रोटेक्शन की जो बात कर रहे हैं, ये ऐसी बनती है कि कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस, माइकल पोर्टर ने एक थ्योरी बनाया था, तो उसमें ये लिखा है कि हर देश को अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है और अपनी वीकनेस को प्रोटेक्ट करना है, तभी वर्ल्ड प्ले में आपका। तो ये टैरिफ क्यों वर्ल्ड ट्रेड टैरिफ ओपन करते हैं बाहर के देशों, मगर वहाँ पे भी वो टैरिफ एग्रीकल्चर सब लगाते हैं वहाँ भी, बट एक साइलेंट अननोन फैक्टर में लगाते हैं और खाली दबाव हमारे देश के ऊपर लगाते हैं। हमारे देश अभी भी डेवलपिंग देश है और हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए बहुत आगे जाना है, वर्ल्ड के लिए हम सप्लायर बनने हैं। तो मेरे ख्याल में सपोर्ट देना इंडियन इकोनॉमी को अभी भी ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के क्या है कि हमारी वेलफेयर स्टेट, सोशली वेलफेयर स्टेट है, मगर फिर भी हम एक सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं दे पा रहे हैं हमारे लोगों को। तो किसी न किसी तरह हमारे देश में एक प्रोटेक्शनिज्म तो जारी रहेगा और हमें उसे साथ में लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएं तब ये सब बातें अहम लगती है। तो मेरे ख्याल में एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है हम उसे प्रोटेक्ट करते जाएं। तो जैसे लेबर में, क्योंकि हमारे पास सरप्लस लेबर है तो हमारे पास लेबर कॉस्ट की एडवांटेज होती है, मगर द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट के ऊपर अगर टैरिफ नहीं लगाया तो डंपिंग आ जाती है ना। तो यही चीज़ है। मैं कहूँगा कि इसमें एक आंसर नहीं है कि इसको सब हटा जाए, ओपन इकोनॉमी करा जाए, या अदर एंड में कंप्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लेबर और लैंड के जरिए वो बाहर के वाले देश में ही इस्तेमाल हो सकता है। जी चलिए ऐसा करते हैं, समय कम है लेकिन दोनों नीलेश शाह साहब से जुड़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही जानी मानी स्कीम प्रोडक्टिवली। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की एनविजन के शाह साहब, ये प्रश्न आपसे है। आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं और इस स्कीम की वजह से बाजार में काफ़ी तहलका आपने मचते हुए देखा है। कौन से ऐसे 2 या 3 अहम कदम हैं आप चाहते हैं सरकार उठाए इस बजट में ताकि ये स्कीम और सशक्त हो? मेरे हिसाब से जो इंडिया के पर्सपेक्टिव जो एक सेक्टर जिसमें बहुत पोटेंशियल है और जो कह सकते हैं कि इंडिया एक पूरे विश्व में ऑलरेडी जाना माना हो चुका है, लेकिन और भी अपना जो वर्चस्व है वो बढ़ा सकता है, और वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। मेरे हिसाब से जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बहुत इवॉल्व हो रहा है। पिछले 20-25 साल से हमारी जो भारतीय कंपनीज़ है फार्मा सेक्टर में, उन्होंने जो डेवलप मार्केट्स में अपना एक बहुत ही एक अच्छा उनके पास एक एंट्री स्ट्रैटेजी भी है, और उनके जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो अप्रूवल्स है, प्रोडक्ट्स के अप्रूवल्स है। तो ये जो PLI स्कीम जो है वो फार्मा सेक्टर के लिए और भी कैसे ब्रॉड बेस किया जाए
और सिर्फ खाली बल्क ड्रग्स नहीं या एपीआई नहीं, लेकिन जो फॉर्मुलेशन है उसको भी कैसे एक्सटेंड किया जाए, जो ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज है और जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है वो दरमियान जो केमिकल्स इंटरमीडिएट्स जो यूज़ होते हैं उसके ऊपर भी कैसे एक्सटेंड किया जाए, उसके ऊपर बहुत बड़ी एक सोच होनी चाहिए। और जो पीएलआई स्कीम जो ये फार्मा सेक्टर के लिए उसका एक जो विस्तार है उसको और भी बढ़ाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, और ये फार्मा सेक्टर से इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अर्निंग्स भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और ये जो एक सेक्टर है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है। और ख़ास करके जो कोविड के बाद जो एक इंडिया की जो रेपुटेशन बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, खास करके फार्मा सेक्टर के लिए, तो वो एक रेपुटेशन और जो इंडिया की जो इमेज है उसको और भी बढ़ावा मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो पीएलआई स्कीम है वो फार्मा सेक्टर को कैसे और ब्रॉड बेस्ड बना सके और यूनिट्स को फायदा हो सके। जी, भारत वर्ल्ड की फैक्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स में, और नीलेश जी आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है कि इस स्कीम को विस्तार बढ़ाना चाहिए ड्रग डिस्कवरी और फॉर्मुलेशंस की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो बजट के और क्या प्रोविजंस हम सुनना चाहते हैं या हम नहीं सुनना चाहते हैं उस पर बातचीत करेंगे। इस साल के यूनियन बजट को मेरे साथ देखिए CNBC आवाज पर। बजट देखिए मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। आइए मेरे साथ जुड़िए ये महत्वपूर्ण दिन पे बजट देखने के लिए सिर्फ CNBC आवाज पर। हेलो एवरीवन, आई एम विनीति सराफ। आप बजट CNBC आवाज पर ही देखिए मेरे साथ। आइए साथ मिलकर बजट 2021 हम CNBC आवाज चैनल पर देखते हैं। स्वागत है आपका बजट अड्डा में। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रहा है कि क्या क्या प्रावधान और क्या क्या बारीकियां आपको सोमवार को सुनने को मिलेंगी बजट स्पीच में। नीलेश शाह साहब, कोटक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से आप बताइए कौन से ऐसे दो अहम चीज़ें हैं जो आप पीएलआई स्कीम में देख सकते हैं फेरबदल होते हुए इस बजट में। मेरे हिसाब से कुछ साल पहले हमने टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड लॉन्च किया था, जिसमें सरकार कंसेशनल फाइनेंसिंग देती थी टेक्सटाइल प्लांट मशीनरी में निवेश के लिए। उम्मीद यह थी कि टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड से भारत ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनेगा। आज अगर रिजल्ट देखें तो हम $17 बिलियन के आसपास के गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और वियतनाम और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है। ये टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड में कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स ने सही तरीके से निवेश किया, पर ज्यादातर लोगों ने गोल्ड प्लेटेड प्लांट एंड मशीनरी करके साइफन किया पैसे का। ये पीएलआई स्कीम में हमें ये तय रखना है, यह ध्यान रखना है कि लोग उसको सही तरीके से यूज करें, चोर उचक के उसका फायदा नहीं उठाए। अच्छा, समय खत्म है। शरद कोहली जी, मुझे ये बताइए कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। बहुत चर्चाएं हैं कि कोविड सेस लग सकता है, या बहुत हाई इनकम ग्रुप के इंडिविजुअल्स को एक ब्रैकेट में लाया जा सकता है, या हाई कॉरपोरेट जो टैक्स कमा रहे हैं, जो इनकम ले रहे हैं, उस पर लाया जा सकता है। ऐसी कुछ आशंका तो नहीं है? आपने भी सुना है क्या? शरद जी, आपने को पहले अनम्यूट कर लीजिए आप। सॉरी जी, क्षमा करें। तो बिल्कुल सुना ही नहीं, नीड ऑफ द आवर भी है नीरज, क्योंकि इस समय जो हमने देखा कोविड में जो देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, और हमारे देश का नहीं, दुनिया के विकसित देशों का भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिमांडिंग पाया गया, बहुत वांटिंग पाया गया, उसमें कमियां नजर आई। तो मुझे लग रहा है क्योंकि सरकार का ध्यान है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो चेकिंग पॉइंट्स हो, जो भी हो, जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मुझे लग रहा है कोविड सेस लगा के सरकार
जैसे पहले हेल्थ या एजुकेशन सेस लगाई थी, उसको लगा के हो सकता है सरकार एक अलग से रेवेन्यू ईयरमार्क करना चाहे कि ये खाली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जब आप करते हैं तो जितना हायर ग्रुप है, जो लोग, हालांकि इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर टैक्स देने वाले 62-63 हजार लोग कुल हैं, तो मुझे लग रहा है उन्हीं से टैक्स की उगाई करी जानी चाहिए, लेनी भी जानी चाहिए। जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा दे सकते हैं, वो देश के विकास में उनको कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा देना चाहिए। उनको उतना पिंच भी नहीं करता है। मैं समझता हूँ छोटे टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स देना ज्यादा पिंच करता है, बड़े टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स देना उतना पिंच नहीं करता है, रिलेटिवली स्पीकिंग। और दूसरा नीति, जिसमें एक बात और भी है, जो 60% टोटल टैक्स की कलेक्शन है वो महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटका से आती है। आप देखिए तो हम ये देख रहे हैं कि देश के बाकी जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां से महज 40% कलेक्शन आती है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम भी है, आज तक हम वेल्थ की बात करते थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी है। मुझे लग रहा है इसको भी सरकार को थोड़ा फैलाने की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है। केवल 3 जगह से 60% टैक्स की कलेक्शन आना अपने आप में ये बताता है कि आप इंडिया पे टैक्स लगा रहे हैं, आप भारत टैक्स नहीं दे रहा, जबकि ऐसा नहीं है कि बाकी के राज्यों में लोग कमाते नहीं है या 2.5 लाख से कम कमाते हैं। तो ये भी एक सरकार के धैर्य वाली बात है। और नीरज, जो एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि टैक्स की सिंप्लीफिकेशन भी एक बहुत जरूरी कदम है। हालांकि पीछे डिजिटल प्रणाली करी गई, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टैक्स अब असेस भी होता है, फाइल भी होता है। अब तो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स आ गए, पर अभी और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। मुझे याद है आप कह रहे थे कि रिटर्न भरने में पसीने छूट जाते हैं, तो जब तक ये जो थॉट प्रोसेस है कि बहुत मुश्किल है टैक्स को भरना, जब तक ये भी नहीं जाएगा तो मुझे लग रहा है टैक्स की सिंप्लीफिकेशन की तरफ ध्यान जाएगा, लोगों की जेब में पैसा डालने की तरफ ध्यान जाएगा, और साथ में एक टाइट रोप वॉक, क्योंकि सरकार को अपने राजस्व का भी ध्यान रखना है। फिस्कल डेफिसिट, हालांकि मैं FRBM को फॉरगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट इस बार कहना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए आप F को फॉरगेट कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। 7.5-8% जा रहा है, राज्यों का मिला के 12-13% हो रहा है, होने दीजिए। पर फिस्कल डेफिसिट पे फिर भी सरकार का ध्यान जरूर रहेगा। और चौथा, सिंप्लीफिकेशन की तरफ ध्यान जाएगा। तो मुझे लग रहा है इन 4 स्तंभों के इर्द गिर्द सारी की सारी टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स, नीरज, हमको सुनने को मिल सकती है। क्या बात है कोहली साहब, आपने तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही संक्षिप्त में समझाया कि कौन कौन से फेरबदल आपको टैक्स रिजीम में आते हुए दिखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन।